नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो मौलिक अधिकार का चैप्टर तो आपका ख़त्म हो ही चुका है और हमने जो है बेसिक पीवाईक्यू और एडवांस पीवाईक्यू मौलिक अधिकार पर कर लिया है। ठीक है। आज की क्लास में हम जो है बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्लास में हम जो है एडवांस प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तहत आपका जो है बेसिक मतलब कुल मिला के आपको जो है, जैसे कि आप पहले जानते हैं कि वनडे एग्ज़ाम या फिर आर ओ जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात, या एसएससी सीजीएल, ठीक है, इनकी बात की जाती है। देखिए, बेसिक कहने का मतलब ये नहीं कि इन क्वेश्चनों की महत्व कम हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने एडवांस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बस अंतर क्या होता है, इनको जो है सॉल्व करना वन लाइनर होते हैं, एक लाइन में आंसर समझ में आ जाता है। और कई बार वन लाइनर क्वेश्चन ही यूपीएससी भी इजी क्वेश्चन ही पूछता है। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है ना। एक बार तो पूछा था कि आई थिंक अस्पृश्यता किस आर्टिकल में है, ठीक है। बहुत लोग जो है परेशान हो गए, मतलब थोड़ा घुमा के लैंग्वेज पूछा, थोड़ा सा बस टफ लैंग्वेज थी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 12 के संदर्भ में स्टेट के दायरे में निम्न में से कौन सा स्पष्ट रूप से आता है। मतलब आर्टिकल 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत क्या क्या आता है। सबसे पहले आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है और राज्य की परिभाषा के तहत संघ सरकार, राज्य सरकारें और इसके अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका दोनों आती है। न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के तहत नहीं आता है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों आती हैं। ठीक है, अर्थात इन दोनों के साथ सरकार के साथ साथ क्या रहेगा, कर्मचारी भी जितने होते हैं, सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक सेवक, लोक सेवक जिन्हें कहते हैं, स्थानीय शासन, स्थानीय निकाय भी इसके तहत आते हैं, राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। ठीक है, राज्य द्वारा संचालित कुछ संस्थाएं जो कोई सरकारी कार्य कर रही हैं, जैसे अगर कोई संस्था रोड बनाने का भी ठेका ले लेती है, कोई सरकारी कार्य करती है, तो उसको भी जो है राज्य की परिभाषा के तहत रखा जा सकता है या रखा जाएगा। तो सरकारी संस्थाएं या फिर अन्य संस्थाएं जिनकी बात की जाती है, ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा के तहत आते हैं। अब देखा जाए इसके तहत क्या आएगा, एक निजी राजनीतिक दल तो इसके तहत नहीं आता है। नगर निगम, क्या नगर निगम इसके तहत आएगा? ठीक है, तो ये नगर निगम इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक, एक निजी ट्रस्ट, क्योंकि निजी है, एनजीओ की बात कर रहा है, नहीं है। एक व्यक्तिगत साझेदारी फर्म, एक निजी फर्म अगर कोई है तो नहीं होगा। अगर कोई सरकारी कार्य करने लगता है उस स्थिति में हो जाता है। ठीक, ये भी गलत है। पहला में आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अनुच्छेद 12 में अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटीज की व्याख्या का व्यवहारिक महत्व किससे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हमने ऊपर हेडिंग में डाला हुआ अनुच्छेद 12 और 13 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। पूरा आपके लिए और इजी हो जाता है। क्या एग्जाम में ऐसे लिख के आएगा कि हम किस सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये सब लिख के एग्जाम में नहीं आता है। यहाँ पर क्योंकि अभी जल्दी ही आप पढ़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि ये क्वेश्चन अभी हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन बाद में एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन टफ होते हैं। अनुच्छेद 12 के अन्य प्राधिकरण, जो हमने बताया ना यहाँ पे चौथा पॉइंट, अन्य प्राधिकरण की व्याख्या का व्यवहारिक महत्व किससे जुड़ा है। मौलिक अधिकार का क्षेत्र बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, या फिर केवल चुनाव आयोग बनाने से जुड़ा हुआ है, राज्य की परिभाषा को सीमित करने से जुड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं है, और विस्तृत करने, राष्ट्रपति की शक्तियों घटाने से। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसका ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13(1) का मुख्य प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 में क्या मुख्य रूप से लिखा गया है, क्या बातें इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। राज्य मतलब जो भी विधि बनाएगा, अगर वो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो वो कुछ हद तक शून्य होगी। या 13(1) में कुछ और लिखा गया, 13(1) में राज्य जो पहले की पूर्व विधियां हैं संविधान लागू होने से, उनको जो है आच्छादित कर लेगा, ढक लेगा मौलिक अधिकार, ये कहा गया है। ढक लेने का तात्पर्य क्या है, इसकी चर्चा हो चुकी है क्लास में। ठीक है, भविष्य के सभी कानून स्वतः शून्य हो जाते हैं, तो भविष्य के सभी कानून नहीं,
ठीक है, ये गलत है। संविधान पूर्व कानून, संविधान के पहले के जो कानून है, मौलिक अधिकारों से असंगत होने पर शून्य हो जाते हैं। ठीक है, संविधान पूर्व के ऐसे कानून जो मौलिक अधिकार से असंगत होंगे वो शून्य होंगे, तो ये बात सत्य है। केवल संसद के कानून रद्द होते हैं तो ये भी गलत बात है। केवल राज्य विधानमंडल कानून रद्द होते हैं तो ये भी गलत बात है। जब भी हमने आपको पहले बताया हुआ केवल वर्ड जहां पर आए तो ऐसे स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से दिया देखा जाता है। मैक्सिमम टाइम 70-80% ये गलत होते हैं, 10-20% सही होते हैं। इसीलिए हम जब भी आपको 15 पढ़ा रहे थे, आर्टिकल 15 पढ़ा, तो वहां पे केवल वर्ड जब जब जहां जहां भी केवल वर्ड आपके फंडामेंटल राइट में यूज किया उसको हमने फोकस किया हुआ है आपका। ठीक है, तो केवल जब भी आएगा तो वो मैक्सिमम गलत होते हैं, कहीं आता है तो अपवाद के रूप में क्लास में ऑलरेडी बताया, हाईलाइट कर दिया जाता है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत या गलत नहीं होंगे तब भी आप उस पर ज्यादा ध्यान देके पढ़िएगा। ये कह देना गलत होते हैं तो भी, क्योंकि अगर हम केवल अध्यादेश आर्टिकल 123 में केवल अध्यादेश के बारे में बात की गई सही हो जाएगा। ठीक है, अभी आप पढ़े नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिएगा। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लॉ शब्द के में किस प्रकार के विधिक प्रावधान शामिल माने जाते हैं? लॉ के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी? केवल संसद के अधिनियम विधि के तहत आते हैं तो ऐसा नहीं है। केवल अध्यादेश ही विधि के तहत आएंगे तो ऐसा भी नहीं है। विधि, उपविधि, नियम और अधिसूचना ये सब से होंगे। अध्यादेश भी विधि के तहत ही आएगा। ठीक है, केवल न्यायालय के निर्णय तो ये भी गलत, इसमें सी वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यहां पर हमने जो आर्टिकल 13 पढ़ाते समय आपको 3 मुख्य सिद्धांत आपको पढ़ाए थे। एक तो सेवरेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा दिया गया देखिए इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। हम भी बताते हैं तीनों के बारे में। इसके आप डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर मतलब त्यागने का सिद्धांत। ठीक है, त्याग करना, त्याग करने का। ठीक है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है? कोई भी विधि, ठीक है, भविष्य में संविधान लागू होने के बाद कोई भी विधि अगर बनाई गई और अगर वह मौलिक अधिकारों से असंगत है, ठीक है, तो वो शून्य होगी। लेकिन किस हद तक होगी? जिस हद तक वह मौलिक अधिकार के किसी पार्ट को प्रभावित कर रही होगी। अर्थात एक विधि है, इसमें 5 तत्व लिखे गए हैं और विधि ये अधिनियम एक बार में बना और इसका पहला नियम, इसमें 5 नियम बनाए गए हैं, 2, 3, 4 और 5। इसका दूसरा अधिनियम मान लीजिए मौलिक अधिकार से असंगत है, मौलिक अधिकार से या मौलिक अधिकार को सीमित करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में आप बताइए कि वो विधि माना जाएगा या वो मौलिक अधिकार समझ जो रहे पूरी विधि को रद्द कर दिया जाना चाहिए? जो भी विधि बनाई गई, ये एक्स नाम की विधि, इसमें 5 प्रावधान थे और दूसरा असंगत था, तो पूरी विधि रद्द नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट रद्द होगा, बाकी कानून हूबहू पड़ा रहेगा। तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत यही कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यही कहता है, जो प्रावधान असंगत होगा मौलिक अधिकार से वही सिर्फ नष्ट होगा, पूरी विधि समाप्त नहीं होती। आच्छादन का सिद्धांत, संविधान पूर्व की कोई विधि है, जैसे आर्टिकल 13(1) में लिखा गया है, संविधान पूर्व की कोई विधि है उसको मौलिक अधिकार ढक लेता है, समाप्त नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ढकता है। मान लीजिए जैसे आर्टिकल हम यहाँ पे चर्चा करें अगर इमरजेंसी की, इमरजेंसी के दौरान अगर आर्टिकल 19 कहा जाता है स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वहां पे सशस्त्र विद्रोह एक शब्द बाद में हटाया गया, तो वो अलग चर्चाएं हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो गया, आपकी स्वतंत्रताएं बाधित कर दी गई, रोक दी गई, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अगर किसी पुराने कानून को ढकी होंगी, इनके निलंबित होते ही जो पुराने कानून थे वो फिर से प्रभावी हो जाएंगे। तो इक्लिप्स से कहते हैं वेवर, त्यागने का सिद्धांत। भारत का, हमारे संविधान में लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर में यह कहा गया है। ठीक, तो यहां पर लिखा नहीं गया, ये सिद्धांत स्पष्ट रूप से लिखे नहीं गए, परंतु इनसे डिराइव होता है आर्टिकलों के माध्यम से। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का सबसे सटीक अर्थ क्या है? पूरा कानून हमेशा समाप्त हो जाता है? नहीं, असंवैधानिक भाग हटाकर शेष वैध भाग बच सकता है, ये बात सत्य है।
तो आगे भी पढ़ ले, राष्ट्रपति कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी चाहिए, नहीं है, कानून केवल राज्य सूची पर लागू होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, समानता किस प्रकार के कानून किस पर लागू होती है? सिर्फ संविधान पूर्व कानूनों पर, संविधान पूर्व कानूनों पर एकदम लागू नहीं हो, सॉरी, संविधान पूर्व कानूनों पर ही लागू होती है, संविधान के पश्चात कानूनों पर नहीं। इसमें सेवरेबिलिटी का लॉ लगता है। सिर्फ मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य पे तो एकदम नहीं रहेगी। सिर्फ रिट पर नहीं। इसका पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य क्या नहीं कर सकता है, बताइए, राज्य क्या नहीं कर सकता? आप पढ़िए इसके सारे आंसर। कर अधिरोपित कर नहीं कर सकता, बिल्कुल राज्य कर सकता कर अधिरोपित। नहीं वर्ड यहाँ लिखा गया है, कई बार गलत करके आएंगे आप लोग। मौलिक अधिकार का अपमान करने वाला कानून नहीं बना सकता है, राज्य ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। कैसा कार्य? मौलिक अधिकारों को अपमान करने वाला कानून नहीं बना सकता है। सभी निजी अनुबंध समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। सभी राज्यपालों को हटा नहीं सकता है। तो क्या नहीं कर सकता है? तो वो मौलिक अधिकारों को अपमान करने वाले कानून नहीं बना सकता है। इसका 7वां में आपका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, राज्य क्या नहीं कर सकता है? नहीं, फिर से कानून नहीं बना सकता है। लैंग्वेज का पूरा गेम है। एग्जाम में प्रेशर में आप गलत कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी लिखा गया नहीं कर सकता है और यहाँ पर भी नहीं, ठीक है। नहीं नहीं मिला के आप हाँ मत कर दीजिएगा, नहीं इंटू नहीं बराबर हाँ हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की संवैधानिक नींव का सबसे नजदीकी विकल्प कौन सा है? जुडिशियल रिव्यू का सबसे नजदीकी विकल्प कौन सा जाता है? यहाँ पे देखिए, काफी इजी इसलिए लगा आपको अनुच्छेद 13, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में हेडिंग डाली थी आर्टिकल 12 और 13 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद 12-13 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? केवल नागरिकों पर लागू होता है, केवल नागरिकों पर लागू होता है तो नहीं है। 12 और 13 दोनों का उद्देश्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाना है, तो ये बात सही है। केवल संसद नहीं, इसको हमने डिटेल में बताया। राज्य की परिभाषा के तहत कौन कौन आता है? मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 13 को किस श्रेणी का प्रहरी कहा जा सकता है? किस श्रेणी का प्रहरी है? सुरक्षा प्रावधान है, तो हमारे जो है अनुच्छेद 13 क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है विभिन्न कानूनों से, चाहे संविधान पूर्व के हों चाहे संविधान लागू होने के बाद के हों, तो सुरक्षा प्रावधान करता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आशय सबसे अधिक किससे है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बताइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन होना चाहिए था। एक मिनट आप रुके रहिए, क्वेश्चन होना, चलिए हो सकता है आगे कहीं मिले। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, बताएंगे। क्योंकि वो जो क्वेश्चन था उसको जो है हमने वीडियो देख रहे थे, तो गलती से हमसे स्किप होकर सीधे जो है क्वेश्चन नंबर 20 से आई थिंक 22 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 21 एडवांस पीवाईक्यू में छूट गया था, उसको डिस्क्राइब नहीं करवाए थे हम आपको। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा था संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं माना जाता है या माना जाता है, ऐसे कुछ स्टेटमेंट था। तो उससे रिलेटेड हम कुछ बात प्रावधान देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत विधि है या नहीं, यहां पर यह क्वेश्चन है। तो संविधान संशोधन वर्सेस विधि, अब ये प्रावधान आपका है। तो क्या संविधान संशोधन आर्टिकल 13 यहाँ पे लिख लीजिए। अरे यार, आर्टिकल 13 के तहत विधि, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहां पर हमने छोड़ा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहले क्या हुआ, शंकरी प्रसाद एक वाद आया था, ठीक है। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में, बस कहानी आप सुन लीजिए, यहाँ पर लिखना ना पड़े ज्यादा सही है। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में आया। उसमें कहा गया
आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन विधि नहीं आता है। संविधान संशोधन को आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं मान सकते हैं, वो एक स्पेशल प्रोविजन है। फिर वहीं गोलकनाथवाद एक आता है 1967 में, और वहां कहा जाता है कि संविधान में संशोधन किसी भी प्रकार से संसद नहीं कर सकती है। सॉरी, संविधान कह रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार में संसद किसी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत विधि आएगा। कौन सा? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 को भी या संविधान संशोधन को भी आर्टिकल 13 के तहत विधि मान लिया। किसमें? गोलकनाथवाद में 1967 में। फिर इस वाद के एवज में इस वाद को जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया था, उसके बाद हमारे सरकार का, केंद्र सरकार का एक प्रोविजन आया, वो करती 24वां संविधान संशोधन। और ये कहती है, वहां स्पेशल प्रोविजन बनाती है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13(4) जोड़ देती है, और 13(4) में किसे? 24वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये करीब 1972 में 24वां संविधान संशोधन, 71 या 72 आई थिंक है, 72 में आया हुआ था। और इसमें कहा गया कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत विधि की परिभाषा में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा न किया जाता तो संविधान संशोधन के माध्यम से कैसे हम संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर पाते? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि मौलिक अधिकार में हम संशोधन तो कर ही नहीं पाते। मौलिक अधिकार से असंगत अगर कोई संविधान संशोधन होता तो ऐसी स्थिति में वो तो शून्य हो जाता। तो हम मौलिक अधिकारों में संशोधन संविधान संशोधन के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से हम कर सकते हैं वर्तमान में। कैसे? आर्टिकल 13(4) का हवाला यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन एक विधि मानी जाती है? नहीं। आर्टिकल 13 के तहत 13(4) के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि संविधान संशोधन 13 के तहत एक विधि नहीं है। ठीक है, और संविधान संशोधन मौलिक अधिकार का हो सकता है। परंतु यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचा का सिद्धांत दे दिया, और उसने कहा कि ठीक है, आप 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान लेके आ गए कि हम जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, और आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन एक विधि नहीं है। परंतु कोई भी संविधान संशोधन ये ऐसा होगा जो हमारे मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा होगा, हमारे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन कर रहा होगा, तो उसको हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर भी संशोधन किया या समाप्त रोका जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार से असंगत नहीं होगा। तो ये बात आप यहाँ पे देख लीजिए। शायद ये क्वेश्चन जो है 21वां आप देखिएगा, एडवांस प्रैक्टिस में आपका छूट गया था, वहां से मैच करिएगा, हो सकता है इसमें कहीं आगे क्वेश्चन हो। आर्टिकल 14 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का आशय सबसे अधिक किससे है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। विधि का समान संरक्षण की बात कर रहा है, विधि का शासन की बात नहीं कर रहा है। सभी पर एक समान कानून, समान परिस्थितियों में समान उपचार, यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। केवल गरीबों को लाभ ऐसा नहीं होना, केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभ भी नहीं होना चाहिए। सभी पर एक समान कानून, रूल ऑफ लॉ की बात ये होती है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात नहीं की जा रही है। रूल ऑफ लॉ का भारतीय मौलिक अधिकार के संदर्भ में सबसे निकट संबंध किस अनुच्छेद से है? तो वो आर्टिकल 14 आपका हो जाएगा। तो 12 में ए और 11 में बी। ये कैसे? देखिए 14 से 18 यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और कितने 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मुख्यतः किस प्रकार की कार्यवाही से जुड़ता है? मूल रूप से किस प्रकार की कार्यवाही से जुड़ता है? मनमानी कार्यवाही। यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से दिया गया, वहां पर हमने पढ़ाते समय बताया था कि कोई भी विधि अगर बनाती है सब पे समान रूप से लागू होती है, समान के साथ समान व्यवहार जैसी विधि होगी, असमान के साथ असमान व्यवहार जैसी विधि लाई जा सकती है, ऐसी विधि बन सकती है, परंतु वो विधि मनमानी नहीं होनी चाहिए। वहां पर स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 मुख्य प्रकार के मनमानी कार्रवाई के उल्लंघन से बचाता है। अनुच्छेद 15 किन आधारों पर भेदभाव निषिद्ध करता है? किन आधारों पर भेदभाव निषिद्ध किया जाएगा? आर्टिकल 15(1) में लिखा गया, फिर आर्टिकल 15(2) भी सार्वजनिक स्थानों वाला है, यहाँ पर एक आधार बढ़ जाता है। 15वां केवल वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया, केवल 5 आधार दिए गए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसमें भी आपका ए वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? या
अनुच्छेद 15(3) किसके लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है? आप बताइए। महिलाओं और बच्चों के लिए, केवल अनुसूचित जातियों के लिए, केवल किसानों के लिए और केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा केवल महिलाओं के लिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आर्टिकल 15 के तहत मुख्य रूप से कितने 6 प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, कहिए तो हम चलिए यहाँ पर बता देते हैं, आपको लिख देते हैं। एक में 15(1) में क्या लिखा गया है? तो 15(1) में कहा गया है भेदभाव निषिद्ध। दूसरे में आपकी बात की गई है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव से मतलब निषेध, सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर 15(3) के बारे में आप देख ही लीजिए। 3 यहाँ पे छोड़ देते हैं, 3 यहाँ पे दिया गया है। 4 अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 15(4) में मुख्य रूप से हमें दिया गया है SC ST और पिछड़े वर्गों हेतु विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। ठीक है, SC ST प्लस पिछड़े वर्गों। ठीक है, पिछड़े वर्गों से रिलेटेड है। आर्टिकल 15(5) क्या कहता है? आर्टिकल 15(5) के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। और छठवां क्या है? बाद में जोड़ा गया था इसको, EWS से संबंधित। शॉर्टकट में हमने यहाँ पर आपको 6 प्रावधान बता दिए हैं। अनुच्छेद 15(4) का उपयोग किस प्रकार के वर्गों के लिए किया गया है? तो अनुच्छेद 15(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, SC ST और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए किया गया है। EWS आप में देखिए छठवें में है सिर्फ विदेशी नागरिकों के लिए, तो ये कुछ नहीं है। सिर्फ संसद के लिए, तो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए होता तो सही होता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, सिर्फ सांसद, सांसद के लिए भी नहीं है। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? आप बताइए। लोक नियोजन में अवसर की समानता इसका सही आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 16 में भी 6 प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 में जो 6 प्रावधान दिए गए हैं, सरकारी नौकरी में समान अवसर, दूसरा आपका दिया गया है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव से प्रतिबंध। ठीक है ना, तो यहाँ भेदभाव प्रतिबंध की बात की गई है किस पे? सार्वजनिक स्थानों पर। ठीक है, वहीं पर तीसरे में दिया गया है संसद निवास संबंधित शर्त लगा सकती है। ठीक है ना, अगर कोई निवासी है, जैसे यहाँ पर हमने जब आर्टिकल 35 पढ़ा रहे थे वहां पर भी इसकी चर्चा हमने किया हुआ था। संसद निवास के आधार पर आरक्षण की बात यहाँ पर की गई, कुल मिलाकर देखा जाए तो निवास के आधार पर कानून यहाँ पर मुख्य रूप से, लेकिन आप आरक्षण अगर कर देंगे यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। निवास के आधार पर स्पेशल कानून संसद बना सकती है। ठीक है, और 16(4) में क्या कहा गया है? 16(4) को मुख्य रूप से जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 16(4) 16(4) B, और A और B जब भी शब्द आते हैं इनको बाद में हमेशा जोड़ा गया आर्टिकल इसमें संदर्भित किया जाता है। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। पिछड़े वर्ग
और कहाँ पर ये सारे आरक्षण, इससे पहले हमने देखा शैक्षणिक संस्थानों आदि में बात की गई थी। यहाँ पर हम लोक नियोजन में, सरकारी नौकरी लोक नियोजन में अवसर की समानता संबंधित है, तो उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। SC ST के लिए पदोन्नत में ये, यहाँ SC ST के लिए पदोन्नत में आरक्षण, पदोन्नत में आरक्षण। यहाँ पर बैकलॉग सीट की बात कही गई है, बैकलॉग सीट की बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल 16(5) में धार्मिक संस्थानों में धर्म आधारित नियुक्ति हो सकती है, कि वहां पर धर्म आधारित अगर नियुक्ति की जाती है तो कोई जो है उल्लंघन नहीं हो रहा मौलिक अधिकार का हमारे। यहाँ पर EWS की बात की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए, अनुच्छेद 16(4) क्या अनुमति देता है? अब बताइए, 16(4) यहाँ पर दिया गया है, क्या अनुमति दे रहा है? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अनुच्छेद 16(4) मुख्यतः किससे संबंधित है? SC ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण। अनुच्छेद 16(6) EWS के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। अनुच्छेद 17 द्वारा किसे समाप्त किया गया है? देखिए यहाँ जो फास्ट फास्ट हम किए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले सारे प्रावधान यहाँ पर लिख दिया हमने, तो यहाँ पर इसलिए फटाफट आगे बढ़ गए हैं। अनुच्छेद 17 द्वारा किसे समाप्त किया गया है? बताइए, इसमें से अनुच्छेद 17 के माध्यम से किसको समाप्त किया गया है? तो अस्पृश्यता के लिए, और यह एक एब्सोल्यूट राइट भी है, निरपेक्ष अधिकार, पूर्णतः निरपेक्ष अधिकार, आर्टिकल 17। अनुच्छेद 18 किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो किसके उन्मूलन से संबंधित है बताइए आप? उपाधियों के अंत राज्य कोई उपाधि किसी को नहीं दे सकता, शैक्षणिक और सैन्य उपाधि दी जा सकती है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद टाइटल रखने से रोकता है? आर्टिकल 18 की बात की जा रही है। भारत रत्न के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह प्रतिबंध वंशानुगत, सॉरी, यह प्रतिबंधित वंशानुगत टाइटल है, नहीं। यह उपाधि नहीं, सम्मान है, ठीक है। यह केवल विदेशियों को दिया जाता है, तो गलत है। यह अनुच्छेद 17 द्वारा निषिद्ध है, तो इसमें बी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 और 16 के संबंध में सही युग्मों पर विचार कीजिए। 14 रोजगार में अवसर और 16 विधि की समझ समानता देता है, ये उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। और बी वाला स्टेटमेंट, आर्टिकल 14 विधि की समझ समानता और 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। लेकिन हमेशा जो है आगे का स्टेटमेंट भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, हमको आगे का भी स्टेटमेंट देखना चाहिए। 14 इज इक्वल टू अस्पृश्यता, तो ये गलत है। 16 टाइटल, तो ये 18 में टाइटल दिया गया, 17 में अस्पृश्यता दिया गया है। 14 रिलीजन, 16 कल्चर, तो रिलीजन कल्चर यहाँ कहाँ पर है? बहुत आगे है आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, तो ये गलत हो जाएंगे, बी वाला सही है। निम्न में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? हमने बताया हुआ आपको कई बार ये बात, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 आर्टिकल है, ठीक है। केवल नागरिकों को उपलब्ध आर्टिकल, आर्टिकल 15 यहाँ पर सही हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस शब्द समूह में जुड़ा हुआ है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, बताइए आपने। सरकारी नौकरी में समान अवसर, पहला स्टेटमेंट ही आपका 16(1) में दिया गया था। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता संबंधित है। शिक्षा का अधिकार है, एक ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप पढ़े हुए हैं। अनुच्छेद 15(1) और 16(1) में साझा मूल विचार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, नहीं। समानता और गैर भेदभाव, और ये सही है। सार्वजनिक एक तो 15(4) कहता है धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। धर्म, मूल वंश, जात, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। गोपनीयता, और ये गोपनीयता किसमें है? आप बताइए, आर्टिकल 21 में हो जाता है। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19 के हिस्सा है। धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ कहाँ आ जाएगी आपकी? आर्टिकल 25 से 28 तक, मुख्य रूप से 25 में।
आरक्षण और समान अवसर के बीच संवैधानिक संतुलन किस अनुच्छेद परिवार में सबसे स्पष्ट रहता है? ठीक है, आरक्षण और समान अवसर के बीच संवैधानिक संतुलन क्या हो जा रहा है बार बार? तो इसका हो जाएगा 14 से 18, 12 13। एक तो कहता है राज्य की परिभाषा, दूसरा विधि के बारे में। 23 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 का व्यवहारिक निष्कर्ष क्या है? आर्टिकल 18 का व्यवहारिक निष्कर्ष सभी सम्मान समाप्त करना, ऐसा नहीं है। ठीक है, राज्य उपाधियां नहीं दे सकता है, कुछ सैन्य शैक्षणिक सम्मान अपवाद हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से वहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। यहीं पर आर्टिकल 19 की अगर चर्चा है तो फिर से आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 19(1) में मुख्य रूप से। ठीक है, और इसमें 6 प्रकार की। ए में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति बोलने की आजादी। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा में सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा प्लस शांतिपूर्ण सम्मेलन है। ठीक है, बिना हथियार के सभा है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, दबाव समूह मुंह आदि बनते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ई है, सॉरी डी है आपका घूमने, कहीं जो है इधर उधर विचरण करने की, हमारे पूरे देश में तो घूमने की आजादी है आपको। आप देश में निर्बाध रूप से आप कहीं पर भ्रमण कर सकते हैं। ई में क्या दिया गया है बताइए? कहीं पर आप बस सकते हैं, हमारे देश में कहीं पर भी बस जाने की आजादी। एफ में क्या दिया गया है? तो एफ में संपत्ति दी गई थी और अब इसको समाप्त किया गया 44वां द्वारा। आपको संपत्ति रखने की आजादी थी, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 और एफ को भी समाप्त किया गया था। और जी में क्या है? तो पहले 7 प्रकार की थी, वर्तमान में 6 प्रकार, क्योंकि एफ समाप्त हो गया। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी आर्टिकल 19(1) के तहत। जी के तहत क्या दिया गया है आपको? वृत्ति, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यापार प्लस व्यवसाय, या व्यवसाय यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इतने प्रावधान दिए गए हैं। चलिए अब आर्टिकल बाकी जो है 20 में क्या दिया गया है? गिरफ्त सॉरी दंड से संबंधित आपको दोहरा दंड नहीं दिया सकता, आज प्रावधान किए गए हैं। अगर आप गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार दिए गए हैं, अरे गिरफ्तार बार बार निकल रहा है यार, दंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, 20 में 21 में दिया गया गरिमा में जीवन का अधिकार, 21(a) में दिया गया शिक्षा का अधिकार, और 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। टोटल इसके तहत आते हैं, अगर जो है नंबरिंग की दृष्टि से देखा जाए तो 4 आर्टिकल है, और 4 में कौन आएंगे? 19, 20, 21 और 22। और अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 5 हो जाते हैं, 19, 20, 21 और 21(a) और 22। दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं किस पर लागू होती हैं? तो भारत के नागरिकों पर। हमने बताया 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1)(a) का सबसे प्रत्यक्ष अधिकार कौन सा है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यात्रा किस में आएगा? यात्रा करने का आप कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं, तो आपका ये डी में है। सभा करना आपका बी में है, और व्यवसाय करना आपका जी में है। अनुच्छेद 19(1)(d) किससे संबंधित है? तो आवागमन से संबंधित है। संघ बनाना आपका फिर से हो जाएगा सी में, व्यवसाय जी में, और धर्म का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। अब धर्म कहीं ना कहीं आप जो है अपना मान सकते हैं, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आ जाएगा आपका। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(g) का आशय है कहीं पर व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का सिद्धांत किन अधिकारों से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस पर आप लगा सकते हैं? वही देखिए 19(2) से लेकर 19(6) तक ये प्रावधान किया गया है।
युक्त युक्त निर्बंधन उत्पन्न किए गए हैं। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताइए 20 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी की प्रक्रिया, दंड विधि से संरक्षण, धर्म की स्वतंत्रता या शिक्षा। तो यहाँ पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया 22 से कहीं ना कहीं जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से। दंड विधि से संरक्षण 20 है, धर्म की स्वतंत्रता 25 हो जाएगा, या इसको जो है आप 19 में 1 ए में आप देख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार 21। दोहरे दंड 20 को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला आपका आता है, कोई भी व्यक्ति जो है वो पोस्ट डेटेड लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यहाँ पर आता है, ठीक है। और दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20(2) क्या कहता है? दोहरे दंड से मुक्ति। ठीक है। और आपको तीसरा कहता है मजबूर नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। डबल जीओपैरिडी आर्टिकल 20 से, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20, आर्टिकल 20(1), ये 20(2). इसके बाद आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध सुरक्षा, तो आर्टिकल 20(3) का ये प्रावधान आपको हमने बताया अभी। अनुच्छेद 21 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो आर्टिकल 21 जो है किन व्यक्तियों पर लागू होगा? तो वो केवल नागरिकों पर, तो ऐसा नहीं है। केवल नागरिकों पर कौन से लागू होते हैं? आर्टिकल 15, 16, 21, सॉरी 19, 29 और 30। यहाँ पर 21 कहीं नहीं, केवल नागरिकों पर नहीं लागू होगा, केवल विदेशियों पर लागू नहीं होगा, सभी व्यक्तियों पर, ठीक है। केवल बच्चे भी इस पर गलत आंसर हो जाएगा। राइट टू लाइफ की आधुनिक व्याख्या का सबसे निकट शब्द कौन सा है? केवल शारीरिक अस्तित्व, तो ऐसा नहीं है। गरिमा में जीवन, तो ये गरिमा में जीवन बाद में जोड़ भी दिया गया है आर्टिकल 21 में। अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है? तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्रावधान। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 21(a) में दिया गया है। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, निवारक निरोध कानून की बात यहाँ पर की जा रही है। निवारक निरोध कानून का संबंध किससे है? आर्टिकल 22। अनुच्छेद 22 के तहत किस अधिकार की मांग सबसे पहले होती है? बताइए। अपील का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, इसका सबसे सही आंसर होगा। मतदान का अधिकार यहाँ है ही नहीं। कृपाण धारण करने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है ये। निम्न में से कौन सा आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है? आर्टिकल 19 का पार्ट कौन सा इसमें से नहीं रहेगा? चलने फिरने की स्वतंत्रता है क्या? ठीक है, यहाँ पर नहीं वर्ड यूज किया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो आर्टिकल 19 में ये भी है। सभा करने की स्वतंत्रता है। जीवन का अधिकार, तो ये आर्टिकल 21 का भाग है। ठीक है, ये आपका 19(1) का भाग है। सभा करने की स्वतंत्रता हमने बताया था बी का भाग है। चलने फिरने की आज़ादी, आप कहीं पे विचरण करना है तो आपका 19(1) में ये दिया गया है। अनुच्छेद 20 किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है? आर्टिकल 20 किसके लिए उपलब्ध? केवल नागरिकों के लिए तो नहीं होगा, हमने बताया आपको, सभी व्यक्तियों के लिए। ठीक है, केवल न्यायाधीशों के लिए और केवल बंदी के लिए, मतलब कि जो लोग केवल और केवल गिरफ्तार किए गए। तो यहाँ पर बी और डी में आप बताइए कौन सा आपका सही होगा। बताइए, सभी व्यक्तियों के लिए या केवल बंदी व्यक्तियों के लिए? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सभी व्यक्तियों के लिए ये लागू होता है। अनुच्छेद 21 और 22 का संयुक्त महत्व किससे जुड़ा हुआ है? 21 और 22 का समाजवादी नीति से, तो ऐसा नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रोसीजरल सेफगार्ड, या स्थानीय शासन या आपातकालीन कराधान, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, बी वाला आपका सही होगा। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच प्रमुख अंतर क्या है? दोनों के बीच अंतर क्या है? दोनों केवल नागरिकों पर है, तो ऐसा नहीं। 19 केवल नागरिकों के लिए है, 20 नागरिकों और विदेशियों के लिए भी प्राप्त है। आर्टिकल 19 नागरिकों को स्वतंत्रताएं देता है। आर्टिकल 21 सभी व्यक्तियों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रावधान करता है, तो बी वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए, बाकी के 50 क्वेश्चन आप खुद से करिए। ठीक है।
यहाँ पर हेडिंग का 23-24 से रिलेटेड है। उसके बाद जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड होगा, फिर शिक्षा और संस्कृत संबंधित होगा, फिर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, फिर 33, 34, 35 से भी कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला क्या क्वेश्चन रहेगा आपका? प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट ही रहेगा लेकिन एडवांस लेवल का। ठीक, टाइम बंद कर दीजिएगा।